अपने कोर्स में दो प्रकार के एलिफेटिक एल्कोहल हैं। पहला एल्कोहल है मेथिल एल्कोहल, जिसको मिथनॉल के नाम से भी जानते हैं। मेथिल एल्कोहल या मिथनॉल को एक और नाम से जानते हैं कास्ट स्प्रिट, क्योंकि ये लकड़ी के टुकड़ों से प्राप्त किया जाता है और लकड़ी को कहते हैं कास्ट, क्योंकि कास्ट से प्राप्त किया गया एल्कोहल है, तो हम इसको कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है CH3OH। तो एलिफेटिक एल्कोहलों में पहला एल्कोहल तो ये हो गया। इसके अलावा एक और एल्कोहल है एथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल जिसको कहते हैं। तो ये दो प्रकार के एल्कोहल हम लोगों को पढ़ने हैं। उनमें से मैंने पहले एल्कोहल को हेडिंग बना रखी है। आज सबसे पहले इसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसको पढ़ने में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इस एल्कोहल को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मैं सबसे पहले सामान्य विधियों को पढ़ूंगा कि सामान्य विधियों द्वारा नॉर्मली आपके स्कूल कॉलेज में जिन विधियों द्वारा मिथाइल एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है वे कौन सी विधियां हैं। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि औद्योगिक विधि कौन कौन सी हैं इसे बनाने की। तो सबसे पहले मैं सामान्य विधियों को पढ़ूंगा। सामान्य विधियों द्वारा CH3OH अर्थात मिथाइल एल्कोहल का निर्माण। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां, सामान्य विधियां ऐसी हैं जिनसे हम मिथाइल एल्कोहल को बना सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा। पहले नंबर पर कहता है मेथिल क्लोराइड से अगर आपके पास मेथिल क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड से भी आप आसानी से मेथिल एल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो उसको देखते हैं। बेटा मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आपको मेथिल क्लोराइड से मेथाइल एल्कोहल बनाकर तैयार करना है, आप इस पर किसी भी क्षार की अभिक्रिया करवा दीजिए। मैं करा देता हूं NaOH से। आप किसी भी क्षार का प्रयोग करवा सकते हो इस समय। अगर करवाओगे बेटा तो देखो बनेगा क्या, Cl अभिक्रिया कर लेगा Na से। अगर NaCl से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा NaCl। हालांकि NaCl जो है ये प्रमुख पदार्थ नहीं है। दूसरा पदार्थ बनेगा CH3 और OH। तो इस प्रकार से आप पहली ऐसी विधि है जिससे मिथाइल एल्कोहल को बना सकते हो। ये सामान्य विधियों में से एक है। अभी क्या बात करेंगे कि एक और सामान्य विधि मेरे पास है जिससे हम लोग मिथाइल एल्कोहल बना सकते हैं। मैं उस विधि को लिखता हूं। लिखता है फॉर्मिक एसिड। याद रखना इस एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं के अपचयन से। अच्छा, फॉर्मिक एसिड के अपचयन से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है मैं दिखाता हूं। फॉर्मिक एसिड को बेटा ऐसे लिख सकते हो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। अगर आपको पुरानी बातों में से थोड़ी सी भी बात याद है तो अपचयन के लिए कुछ विशेष उत्प्रेरक हुआ करते थे और उन उत्प्रेरकों की सहायता से हम पदार्थों का अपचयन कराते थे। वैसे तो आपको बहुत सारे उत्प्रेरक याद होने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप उनमें से एक उत्प्रेरक तो बिल्कुल याद आ जाएगा अभी लिखते ही, AlH4। क्या है कि मैं ज्यादातर यूज करते समय एक ही उत्प्रेरक यूज करता हूं। अपचयन के लिए जो मैंने उत्प्रेरक यूज कर लिया अब उसको अपचयन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। रीजन है स्टूडेंट के भी दिमाग में आ जाए, जब बाकी सारी बातें भूल जाए तो वो एक उत्प्रेरक तो कम से कम याद कर ले। और नहीं तो मैंने अपचयन प्रक्रिया के लिए बहुत सारे उत्प्रेरक लिख रखे थे। आप पिछली क्लासेस के वीडियो देख लेना। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आती, वहां आपको अपचयन प्रक्रिया में लिखे हुए उत्प्रेरक दिख जाएंगे। बेटा अपचयन कराएंगे तो देखो अपचयन का तरीका क्या है। यहां अपचयन होगा 4 मोल नवजात हाइड्रोजन से। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि 4 मोल नवजात हाइड्रोजन लिखा ही जाए। आप केवल नवजात हाइड्रोजन लिख दोगे अभिक्रिया तो भी सही मानी जाएगी। 4 मोल तो इसकी डिमांड होगी, लेगा।
इसकी डिमांड होगी, नहीं लेगा। आप LiAlH4 के थ्रू बहुत सारा नवजात हाइड्रोजन बनाओगी और उस बहुत सारे नवजात हाइड्रोजन में फॉर्मिक अम्ल की मात्रा के हिसाब से उसे जितने की जरूरत होगी उतना रख लेगा नवजात हाइड्रोजन, बाकी नवजात हाइड्रोजन वो नहीं रखेगा, अर्थात बाकी नवजात हाइड्रोजन बनेगा तो, लेकिन नहीं अभिक्रिया करेगा। तो जबरदस्ती ये नहीं है कि यहां से 4 मोल दिखाकर ही अभिक्रिया को आप कंप्लीट करें, आप केवल इस बात को दिखा दें कि नवजात हाइड्रोजन बनाया गया है। अच्छा, वो नवजात हाइड्रोजन करेगा क्या, इस बॉन्ड को बेटा तोड़ देगा, और बॉन्ड को तोड़ा है उसने डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड का तोड़ने से हुआ क्या, कार्बन के भी 2 एटम का नुकसान हुआ, 2 बॉन्ड्स का नुकसान हुआ, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान हुआ। तो देंगे कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है, 2 हाइड्रोजन हमने दे दिए ऑक्सीजन को कि भैया तुम्हारे 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ, ये लो 2 बॉन्ड इनसे बनाओ, और 2 बॉन्ड बेटा ऊपर कार्बन का नुकसान हुआ तो 2 हाइड्रोजन मैंने कार्बन को दे दिए, 2 हाइड्रोजन मैंने कार्बन को दे दिए। सोचो नीचे वाला भाग जो है ये तो बनाकर तैयार करेगा H2O, ऊपर वाले भाग पर जरा थोड़ा सा ध्यान दे देना, C के साथ एक H तो पहले से था, 2 H और हो गए हैं, तो बनकर तैयार हुआ है CH3 और बेटा लास्ट में क्या लगा था, OH। तो इस बार भी आपने मेथाइल अल्कोहल बना लिया। बशर्ते ध्यान रखने वाली बात है, इस बार हमने फॉर्मिक एसिड का अपचयन कराया है। एक और ऐसा पदार्थ है जिसके अपचयन से आप मिथेनोइक अम्ल या मिथेनॉल को या मेथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। वो कौन सा पदार्थ है उस पर बात कर लेते हैं। बेटा एक पदार्थ आता है CH2O, CH2O को ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अगर आप इसका भी अपचयन करवा दिए तो इसके भी अपचयन से आप मिथाइल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, फॉर्मेल्डिहाइड को थोड़ा सा पहचान लेना अतिरिक्त रूप से भी। बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले को CH2 से O से भी लिखते हैं। अगर कभी ऐसा भी फॉर्मूला लिख के आ जाए ये फॉर्मेल्डिहाइड का ही है, और उसी को अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि रिएक्शन के दौरान कभी कभी हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसा लिख देंगे, फिर आपको पहचान लेना है कि सर जी यही तो HCHO है। और कभी कोई पूछे फॉर्मेल्डिहाइड इस दुनिया में कहाँ यूज में आता है, तो बेटा आपके प्रयोगशाला में अगर आप कॉलेज गए होंगे, बायो की लैब में बहुत सारे मृत जीव जंतुओं के अवशेष रखे हुए हैं। और अपने यहाँ क्या होता है, मृत जीव जंतु 1 ही 2 दिन में, मैं तो कहता हूँ एक पहले दिन से ही सड़ने लगता है, डिकम्पोजिशन तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है और बॉडी, डेड बॉडी जो होती है वो दूसरे दिन महक देने लगती है। लेकिन अगर आप किसी डेड बॉडी को फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखें, जलीय विलयन में रखें, तो आप उस बॉडी को 1 दिन नहीं बल्कि ना जाने कितने सालों तक वैसा ही सुरक्षित बना करके रख सकते हो। तो फॉर्मेल्डिहाइड का वर्ग क्या है, मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को या उनके शरीरों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। थोड़ा सा याद रखेंगे। अब अभिक्रिया को देखेंगे तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ ऐसा लिख लेते हैं, अभिक्रिया ज्यादा समझ में आने वाली है, HCH डबल बॉन्ड O। इससे क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया तुमको आसान लगेगा। और बेटा ऐसी कंडीशन पर इसका अपचयन करवाते हैं, तो अपचयन के लिए तो बेटा मैं क्या बोलता हूं फिर से, आपको कम से कम एक उत्प्रेरक तो तैयार ही रखना है, और जरूरत पड़ने पर तो आप किसी भी उत्प्रेरक को इस्तेमाल कर सकते हो जो अपचयन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। अभी मैं क्या करता हूं, चलो LiAlH4 ही ले लेते हैं और इसका अभिक्रिया करवाते हैं नवजात हाइड्रोजन से। बेटा नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया इस बार 2 मोल नवजात हाइड्रोजन से होगी। कहोगे सर जी पिछली बार 4 मोल दिया था, नीचे 2 मोल दिया है। बेटा मैं क्या बताता हूं, LiAlH4 नवजात हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, लेकिन बगल में रखे यौगिक की जितनी डिमांड होगी ये उतने ही नवजात हाइड्रोजन केवल ले लेगा और बाकी के बचे हुए नवजात हाइड्रोजन को छोड़ देगा। जिसे आप अपने से समझ लीजिए, आपको हम कोई भी सामान कहें कि ये सामान यहां से उठाओ और वहां रख करके आओ, तो आप कितना सामान उठाओगे, अपनी क्षमता भर का। आपसे क्षमता से जो ज्यादा होगा आप क्या करोगे, वहीं छोड़ दोगे, क्योंकि देखो हमारी क्षमता जो है बस वो इतना सामान ले जाने की है, अभी हम केवल उतना ही लेके जाएंगे। सेम कैटेगरी इस पे फॉलो होती है कि इस कंपाउंड को जितना नवजात हाइड्रोजन चाहिए होगा ये केवल उतना नवजात हाइड्रोजन लेगा। बनेगा तो यहां बहुत सारा नवजात हाइड्रोजन, लेकिन ये कंपाउंड केवल उतना लेगा जितना उसको जरूरत होगी।
और जरूरत कैसे, मैं उस पर बात करता हूं। बेटा इस बार क्या होगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में से। वैसे भी ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि एक ही बॉन्ड टूटता है, ज्यादातर ऐसे चांसेस होते हैं बॉन्ड एक ही टूटता है। क्योंकि बेटा होता क्या है कि इन दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। अब ये बात अलग है, बहुत लंबा बताएंगे कि एक अच्छी अतिव्यापन द्वारा बनता है सिग्मा बॉन्ड और पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है पाई बॉन्ड। अच्छी अतिव्यापन स्ट्रांग होता है इसलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत रहता है, पार्श्वीय अतिव्यापन उतना अच्छा मजबूत नहीं होता है, उतना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए पाई बॉन्ड कमजोर होता है। और जब भी टूटने का नंबर आता है तो सिग्मा बॉन्ड शेष रह जाता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब मैं पूछता हूं आपसे, जैसे पिछले वाले पर क्या हुआ था कि दोनों बॉन्ड टूट गए थे, तो आपने कहा था ऑक्सीजन का भी दो बॉन्ड का नुकसान हुआ, कार्बन का भी, लेकिन इसमें तो एक ही बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड तो अभी भी सही सलामत बचा है। तो एक बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड का नुकसान हुआ, कार्बन का। तो इस बार हम एक हाइड्रोजन देंगे ऑक्सीजन को और बेटा एक हाइड्रोजन देंगे कार्बन को। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को कि इस कार्बन के पास देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो इसको लिखा जा सकता है CH3 और बेटा साथ में एक क्या लगा हुआ है, OH, तो बेटा इसको लिख सकते हैं OH। 3 विधियां हो गई। अब बेटा मैं क्या करता हूं, एक विधि और है जिससे हम लोग मेथाइल एल्कोहल को बना सकते हैं और ये विधि पूछी भी बहुत जाती है। कौन सी विधि है उसको बात करते हैं। कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो भी आप उससे मेथाइल एल्कोहल बना सकते हो। देखते हैं विक्रिया। बेटा वैसे कोई व्यक्ति अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मूले की डिमांड करे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। इसे एक और नाम से जानते हैं, याद रख लेना, कभी अगर तुम लोगों से आ जाए तो ये वाले नाम से इसकी पहचान बस कर लेना, कार्ब धात्विक, और आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखे दे रहा हूं यौगिक। तो अगर कभी ऐसा भी आ जाए कि कार्ब धात्विक यौगिक द्वारा मेथाइल अल्कोहल को बनाइए तो भैया कार्ब धात्विक यौगिक को ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा कार्ब धात्विक क्यों कहते हैं, सुनो, R में तो कार्बन होगा तो ये कार्बनिक यौगिक का भाग हो गया, और फिर मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु हो गया। तो एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन वाला भाग भी है और धातु वाला भाग भी है, इसलिए इसका नाम रखा गया कार्ब धात्विक यौगिक। और हम सबसे पहले बनाकर देखते हैं कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कार्ब धात्विक यौगिक से आप मेथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहला अभिकर्मक ले रखा है CH3 Mg और बेटा Br। इसकी अभिक्रिया बेटा सबसे पहले होगी वायु से, तो मैं यहां लिख लेता हूं अभिक्रिया हम लोगों को कहां से करानी है, वायु से, और अभिक्रिया होगी हाफ O2 से। अच्छा हाफ O2 क्यों लिखा, क्या वायु में केवल आधा O2 होता है? भैया वायु में बहुत सारा ऑक्सीजन है, इतना ऑक्सीजन है कि पृथ्वी पर रहे सभी जीव जंतु मनुष्य श्वसन क्रिया करते रहते हैं और अभी भी वायुमंडल में बहुत सारा ऑक्सीजन बाकी है। लेकिन आपने हाफ O2 क्यों लिखा, मैं फिर से वही बात रिपीट कर देता हूं, कंपाउंड की जो डिमांड है ये केवल उतना ऑक्सीजन मांगेगा और हमें अभिक्रिया में भी केवल उतना ही ऑक्सीजन दिखाना है। करेगा क्या, ये हाफ O2 आकर अभिक्रिया के इस बीच वाले बॉन्ड में घुस जाएगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ऑक्सीजन तो एक ही बचा, बनेगा क्या, CH3 और बीच में O आ गया है MgBr। बेटा लास्ट स्टेप है, जो भी यौगिक बना है इसकी अभिक्रिया करवा दी जाए जल से। जगह नहीं है इसलिए हम बचा हुआ पदार्थ कहां लिख देंगे, नीचे। अब बचा हुआ पदार्थ कैसे नीचे लिखेंगे कि जल अगर आपने बना रखा है तो इसको देखो कैसे ब्रेक करते हैं, यहां से बॉन्ड टूटेगा। जल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इधर H रखेंगे इधर OH रखेंगे। बेटा अगर यहां पर OH इधर रख दोगे तो बनेगा क्या, MgOH Br। वैसे तो ये मुख्य उत्पाद नहीं है, अगर आप इसको अभिक्रिया में नहीं भी लिखते आपका काम बिल्कुल चल जाता, कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं इसको ना लिखने से, लेकिन क्योंकि मुझे समझ में आ रही है सारी बातें हम लिख देंगे उसको।
बेटा देखो इधर वाला पदार्थ क्या बचता है, CH3OH। तो जब भी आपसे मेथनॉल को सामान्य विधियों द्वारा बनाने के लिए कहेगा, आपके पास ये विधियां होंगी जिनसे आप बना सकते हो। नाम ही है सामान्य विधि, तकरीबन हर व्यक्ति इस विधि द्वारा मिथाइल अल्कोहल को बना सकता है। अभी क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग कुछ ऐसी विधियां जिनसे मिथाइल अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जा सके। और जब भी कभी हमें मिथाइल अल्कोहल या किसी केमिकल कंपाउंड की ज्यादा से ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, फिर हम उसे बनाते हैं फैक्ट्रियों में। भाई क्या हुआ कि अगर आपको थोड़ी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, आप उसको प्रयोगशाला में बना सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, बेचेंगे और व्यापार करेंगे इससे, तो भैया आपको मिथाइल अल्कोहल इतनी ज्यादा मात्रा में अगर चाहिए तो फिर आप उसको बनाओगे फैक्ट्रियों में। और बेटा फैक्ट्रियों में जिस विधि द्वारा मिथाइल अल्कोहल बनकर तैयार होता है, उन विधियों को कहते हैं औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो याद रखना है, सामान्य विधियों के रूल लिखना आए, सामान्य विधि के एग्जाम्पल लिख कर आना, जो आना सामान्य विधि का लिख कर आना। औद्योगिक विधि की बात हो तो फिर औद्योगिक विधि का ही लिख कर आना, जबरदस्ती अपने मन से ना लिख करके चले आना। देखो स्टार्ट करेंगे औद्योगिक विधि में से। तो सबसे पहले अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी औद्योगिक विधियां ऐसी हैं जिनसे मेथनॉल को बनाया जा सकता है। तो बनाने के तरीके अभी भी हम पढ़ रहे हैं, बशर्ते अब हम लोग सामान्य विधि द्वारा नहीं बना रहे हैं, औद्योगिक विधि द्वारा बना रहे हैं। पहला है, कहता है वाटर गैस से। अब ये वाली बात भी बच्चों को समझ लेना चाहिए कि वाटर गैस क्या होती है। कभी फॉर्मूला भी आ सकता है कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, भाप अंगार गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वाटर गैस जब भी कहे, जल गैस भी इसे कहते हैं, भाप अंगार गैस भी इसे कहते हैं। बनाया कैसे जाता है, कार्बन को, अंगार को जल के साथ मिलाकर। अंगार जानते हो किसको कहते हैं, जलते हुए कोयले को, गर्म कोयले को, गर्म कोयले को कहा जाता है अंगार। भाप अंगार गैस का क्यों कहा गया, अंगार का सूत्र ये हो गया, गर्म कोयला। और भाप किससे बनता है, जल से, जल वाष्पित रूप में लिया गया अंगार के साथ, तो गैस का नाम हो गया भाप अंगार गैस। याद रखना इसको। लेकिन भाप अंगार गैस इसको नहीं कहते हैं। भाप अंगार गैस को बनाने में ये दो चीजें लगी थी। बना क्या था, CO+H2। तो भाप अंगार गैस के फॉर्मूले को कहेगा या वाटर गैस के फॉर्मूले को कहेगा, ये लिख कर आओगे। वाटर गैस एक प्रकार का मिश्रण है दो कंपोनेंट का, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बनता कैसे है तो उसको थोड़ा सा याद रखना। अंगार का मतलब जान गए, कोयले को गर्म करके लिया गया होगा, भाप का मतलब जल को। बाकी फॉर्मूले में से ये बात बतानी है, हमने इन चीजों से बनाई थी। तो देखो वाटर गैस से कैसे बनाएंगे, वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2। अगर बेटा इस पर हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया जाए, हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया जाए, याद रखना है Cr2O3 CuO की प्रेजेंस में आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है। जैसे ही गर्म करोगे, वैसे तो आप टेम्परेचर याद है, टेम्परेचर लिख सकते हो, नहीं याद है आप डेल्टा का निशान लिख सकते हो। हाँ एक और काम कर सकते हो, अगर आपको कैटेलिस्ट नहीं याद है तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो उत्प्रेरक। बस आपका काम बन जाएगा। बेटा ध्यान से देखते हैं, सबसे पहली बात तो कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो और दो मिलकर कितने हो गए, 4। अच्छा ये यहां से यहां तक तो कौन सी गैस थी, वाटर गैस। वाटर गैस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 है तो 3 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, और बीच में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। बन गया मिथाइल अल्कोहल। एक और विधि है जिससे हम लोग बेटा मिथाइल अल्कोहल को बना सकते हैं, ऐसे कुछ लेते हैं। एक और विधि है जिससे मिथाइल अल्कोहल को बनाया जा सकता है, तो उस विधि पर भी बात करते हैं। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कैसे कराया जा सकता है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके
Cr2O3 और CuO की प्रेजेंस में फिर से देखो कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 4, तो फिर से बना सकता है CH3OH। अभी क्या है, औद्योगिक विधि में से एक विधि रह जाती है। अच्छा, वो विधि क्योंकि थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने इसलिए उस विधि को यहां नहीं समझाया है, क्योंकि विधि बड़ी है और समझने लायक भी है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे और उस तीसरी औद्योगिक विधि द्वारा मिथाइल अल्कोहल के निर्माण के तरीके को सीखेंगे और इस बात को भी जानेंगे कि आखिर इसका नाम कास्ट स्पिरिट या कास्ट नैफ्था क्यों पड़ा। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगली विधि और अंतिम विधि भी है मिथाइल अल्कोहल को बनाने की, कहता है कास्ट से। सबसे पहले बेटा तो ये बात समझ जानी चाहिए, कास्ट को किसको कहते हैं? लकड़ी को ही क्या बोलते हैं? कास्ट। तुमको याद होगा अपने यहाँ पुराने लोगों में कह देते थे कि तुमको दिखता नहीं है, काठे का चश्मा बनवा लो। तो काठे का मतलब किसका चश्मा बनवा लेना है? लकड़ी का। तो तुमको लकड़ी का चश्मा नहीं बनवाना है, तुमको करना क्या है, सबसे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। जैसे कास्ट का अर्थ बच्चे को पता ही होना चाहिए, ये हिंदी भाषा का शुद्ध शब्द है कास्ट। अब आप करोगे क्या, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए कुछ बातें यहां लिखता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले का ये काम है कि आप लकड़ी के गुटकों को लोगे। आपने लकड़ी के क्या ले लिए हैं? गुटके। थोड़ा सा समझना इसको। और लकड़ी के गुटकों को आपको क्या कर देना है? गर्म करना है। और गर्म किसकी उपस्थिति में करना है? ध्यान रखना, वायु की अनुपस्थिति में। थोड़ा सा इस बात को याद रखना, वायु की उपस्थिति में गर्म करने का मतलब है जला दिया, और वायु की अनुपस्थिति का मतलब है आप ऐसी जगह गर्म करें जहां एक तो वायु ना हो, लेकिन गर्म करें इसे बहुत उच्च ताप पर। और जब गर्म करोगे तो बेटा अंदर ही अंदर लकड़ी का टुकड़ा जो होगा वो गर्म होकर काले कलर में चेंज हो जाएगा। तो जब आप लकड़ी के टुकड़े को वायु के ऊपर अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करते हो तो सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होता है, जो पहला पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे कहते हैं काष्ठ कोयला। काष्ठ कोयला। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये थोड़ा सा परेशानी देने वाला है कि सर जी काष्ठ कोयला क्या? अरे बेटा काष्ठ का मतलब है लकड़ी का, कोयला। तो पहला पदार्थ है जब लकड़ी के गुटकों को वायु के अनुपस्थिति में बहुत हाई टेम्परेचर पर आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो लकड़ी का कोयला प्राप्त होगा। और दूसरा तैयार होगा कुछ आपको वहां से निकलता हुआ दिखाई देगा धुआं, उसको हम नाम क्या देते हैं? काष्ठ गैस। आपको दो पदार्थ यहां बनकर तैयार मिलेंगे। पहला लकड़ी का कोयला मिलेगा। अच्छा, लकड़ी के कोयले का यूज क्या है? लकड़ी के कोयले को आप ईंधन के रूप में यूज कर सकते हो, क्योंकि काष्ठ कोयले में कार्बन का परसेंटेज अमाउंट बहुत हाई होता है, इसलिए ये बेटर ईंधनों में से एक है। भैया कार्बन जितना अमाउंट हाई होगा फ्यूल में, अगर आप उसको जला पाते हैं तो फिर समझ लीजिए वो उतना ही अच्छा ईंधन है। तो काष्ठ कोयले में क्योंकि कार्बन हाई अमाउंट में पाया जाता है, ये बहुत अच्छा ईंधन है। और ये वाली बताने की जरूरत नहीं है बात कि ईंधन का क्या प्रयोग है। ईंधन का प्रयोग तो जमाने से पढ़ते चले आ रहे हो। तो हमें किस पदार्थ की जरूरत है? हमें बेटा काष्ठ कोयले की कोई जरूरत नहीं है, अपना ले जाना ईंधन के रूप में प्रयोग करो। हमें किस पदार्थ की जरूरत है? काष्ठ गैस। ध्यान रखना, जिस पदार्थ की जरूरत नहीं है उसको कैसे लिख दिया, और जिस पदार्थ की जरूरत है उसको टिक मार्क से, और जिसको नहीं जरूरत है क्रॉस से उसको। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अब हम लोग क्या ले आएंगे सेकेंड नंबर पे। हम लोगों को जरूरत किसकी थी? काष्ठ गैस की। हम सबसे पहले एक बर्तन में काष्ठ गैस को इकट्ठा करेंगे। अब बात आएगी सर जी काष्ठ गैस को कैसे इकट्ठा करोगे, क्योंकि गैस को तो इकट्ठा करना, गैस को अपने पास रख रखाव करना, दोनों काम कठिन है। आपने कभी भी किसी गैस को गैसीय रूप में इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कर पाना ही कठिन है अपने आप में। तो गैसों को इकट्ठा कैसे करते हैं? द्रव के रूप में। और गैसें द्रव के रूप में कब परिवर्तित होती हैं? जब उनके टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है। कभी भी ध्यान रखना, दो गैसों के मैं नाम बताऊंगा, बहुत सारी गैसों पर चलेंगे नहीं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो ये गैस, लेकिन इसको इकट्ठा कैसे किया? लिक्विड फॉर्म में चेंज करके। तो गैसों को गैसीय रूप में नहीं इकट्ठा करके रख सकते, कठिन बात होती है ये। तो गैसों को अगर कभी आपने पास रखना है तो उसको द्रव में बदल लेना चाहिए। हमारे पास भी काष्ठ गैस बनी है, हमें भी इसको अपने पास रखना है।
क्योंकि इसी से हमको बनाकर तैयार करना है मेथनॉल। और मेथनॉल बनाने के लिए हमें इस गैस को कौन सी अवस्था में रखना होगा? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में रखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? संघनित्र का। नाम सुना है ना संघनित्र? तो हम भैया उसका प्रयोग करेंगे, संघनित्र। अब कहोगे सर जी संघनित्र क्या होता है? संघनित्र एक ऐसा कूलर होता है जो पदार्थ के ताप को बहुत शीघ्रता से घटा देता है। और सोचो अगर पदार्थ के ताप को बहुत शीघ्रता से घटा देगा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गैस होगी वो बदल जाएगी द्रव के रूप में। देखो बेटा, ये गैस को देखो हमने कौन से रूप में बदल लिया है? द्रव के रूप में। अब कहोगे सर जी ऐसा बनाना जरूरी था? बिल्कुल बनाना जरूरी था यार। अब जब द्रव को आप रखा रहने दोगे 6, 7, 8 घंटे, इस द्रव को आप क्या कर रखा रहने दो, इसको छूना ही नहीं ठंडा करने के बाद, तो बेटा ये द्रव में बदला हुआ जो गैसीय पदार्थ था, कास्ट गैस जो द्रव में बदल गई थी, इसकी 2 लेयर बन जाएंगी। पहली लेयर, पहला कुछ पदार्थ नीचे होगा, दूसरा कुछ पदार्थ कहाँ होगा? ऊपर। अगर ऊपर देखोगे तो ये द्रव टाइप का होगा, द्रव रूप में होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा लेकिन द्रव रूप में होगा। ये जो गाढ़ा और द्रव मिल रहा है, ध्यान रखना इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, नाम याद रखना, पायरो लिग्नियस अम्ल। ये जो पदार्थ ऊपर हमको तैयार मिलेगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा, हल्का सा नॉर्मली वाटर की अपेक्षा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। हम इसको पायरोलिग्नियस एसिड कहेंगे। और जो दूसरा पदार्थ नीचे जो अत्यंत गाढ़ा होगा और काले कलर का भी होगा, इसको कहते हैं कास्ट टार। अब मैं फिर से थोड़े से साइन लगाऊंगा, निशान लगाऊंगा कि कास्ट टार हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए काम लायक कौन सा पदार्थ है? पायरोलिग्नियस अम्ल। अब उसमें से भी बात करेंगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल सर जी कैसा केमिकल है? लिक्विड केमिकल है, गाढ़ा होता है। और इसमें बेटा प्रमुख रूप से 3 पदार्थ होते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड जो ये ऊपर तैर रहा होगा, इसमें 3 पदार्थ होंगे। कौन कौन सा पदार्थ होगा? सबसे पहला पदार्थ होगा मेथाइल अल्कोहल CH3OH। दूसरा पदार्थ होगा CH3COCH3, इसको एसीटोन बोलते हैं, या एक और नाम है प्रोपेनॉन। और बेटा इसमें से तीसरा पदार्थ होगा CH3COOH एसिटिक एसिड। अपने दिमाग में ये बात और भर लेना है, ये पदार्थ 3 जो हैं ये तो मुख्य रूप से उपस्थित हैं, बाकी और भी पदार्थ इसमें उपस्थित हैं, लेकिन वे पदार्थ कैसी मात्रा में हैं? कम। तो मैं इसमें से एक और चीज लिखे देता हूं, और भी पदार्थ हैं अन्य पदार्थ, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 3 ही पदार्थ मिलेंगे। मुख्य रूप का मतलब जानते हो? ये और ये ज्यादा मात्रा में है। अन्य जो पदार्थ हैं वो कैसी मात्रा में है? बहुत कम। फिर मैं तुमसे बात करूंगा, हमें पदार्थ ये वाला नहीं चाहिए, हमें पदार्थ ये वाला भी नहीं चाहिए, हमें कौन सा पदार्थ चाहिए? CH3OH। मतलब मैं क्या सोचता हूं, मिश्रण में से आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये 2 पदार्थ और अन्य पदार्थ को मिथाइल अल्कोहल से क्या कर देना है? अलग कर देना है। तो अब अलग करने वाली बात, इधर आ जाते हैं 3rd नंबर पर। सारी विधियों को ध्यान से देख लेना, जो ना आए दोबारा मेरे को बताना, हम दोबारा इसको समझा देंगे। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पायरोलिग्नियस अम्ल से हम अलग करेंगे किसको? CH3COOH को। तो कैसे करेंगे उसको ध्यान रखना। हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल लेंगे और इस पायरोलिग्नियस अम्ल को क्या करेंगे? गर्म करने से पायरोलिग्नियस अम्ल काहे में बदल जाएगा? वाष्प। और इस वाष्प के साथ मिला देंगे हम लोग चूना। दोबारा से इस पूरी लाइन को समझते हैं। हम पायरोलिग्नियस अम्ल लेंगे, उसको क्या करेंगे? गर्म, और गर्म करने से पायरोलिग्नियस अम्ल क्या में बदल जाएगा? वाष्प में। और वाष्प में हम क्या मिला देंगे? चूना। और जैसे ही चूना मिलाएंगे तो चूने के मिलाने पर CH3COOH अलग हो जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि बताओ पाइरोलिनियस अम्ल में से एसिटिक एसिड को कैसे पृथक करोगे, अलग करोगे, तुरंत उसको बताओ कि हम लोग पाइरोलिनियस अम्ल को गर्म करते हुए इसे वाष्प में बदलेंगे और उस वाष्प पे जैसे ही प्लस का मतलब चूना मिलाएंगे उसमें से CH3CaOH क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन क्या है कि केवल कहने से काम नहीं चलता है, अभिक्रिया भी इसकी दिखानी पड़ती है। तो अभिक्रिया लिख लेते हैं। अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, CH3COOH। अभिक्रिया किससे करेगा, चूने से। बेटा चूने का सूत्र ऐसे लिख लेते हैं, CaOH COOH। अभिक्रिया का तरीका ध्यान से देखना बेटा। अभिक्रिया का तरीका ये है कि HOH से अभिक्रिया कर लेगा, ये H इस OH से अभिक्रिया कर लेगा। ध्यान से देखना बचा क्या, HOH से अगर अभिक्रिया कर लेगा तो बेटा सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा H2O। और थोड़ी सी बात और याद रखेंगे इसमें से कि बेटा देखो CH3COOCA, CH3COO के साथ भी एक ही C है, इसको लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइज Ca। कोई पूछेगा ये पदार्थ क्या है, तो ये पदार्थ ठोस रूप में होगा, अवक्षेप के रूप में होगा। ये सारे पदार्थ तो द्रव रूप में है। अभी तक एसिटिक एसिड भी द्रव के रूप में था, लेकिन जैसे ही चूना मिलाया एसिटिक एसिड जो है वो कैल्शियम एसीटेट में चेंज हो गया और ये बर्तन की कहां पर बैठ गया, तली पर। तो ये जब बर्तन की तली पर बैठ गया तो अब हमें मुख्य रूप से कितने पदार्थ बचे, 2, क्योंकि एसिटिक अम्ल को तो मैंने हटा दिया, ये तो बर्तन की तली पर ठोस बनकर जम गया। अब अभिक्रिया में से बचे हैं 2 पदार्थ। तो उसके लिए बेटा 4th नंबर पर बात करेंगे हम लोग कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बेटा अब बचे हुए शेष पदार्थ को, शेष पदार्थ का मतलब है इन 2 पदार्थों को, अभी भी नाम अगर कोई पूछेगा क्या नाम दे तो अभी भी हम इसका बेटा नाम पाइरोलिग्नियस अम्ल ही कहेंगे, पाइरोलिग्नियस एसिड। अब बेटा पाइरोलिग्नियस एसिड को एक काम करेंगे, इसको बहुत ध्यान रखना है। अगर पाइरोलिग्नियस एसिड को हम पहले गर्म करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे बेटा इससे निकलकर अलग हो जाएगा एसीटोन। अब बेटा इस जगह थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेना अपने, भैया इतना दे दिया गया है दिमाग तुम लोगों को, उसको याद देखना, यूज करना। एसिटिक अम्ल को तो हमने पहले अलग कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन और अन्य पदार्थ। तो उसमें से जैसे ही मैं पदार्थ को, बचे हुए पदार्थ को पाइरोलिग्नियस एसिड को 56 डिग्री सी पर गर्म करूंगा, ये एसीटोन कैसा हो जाएगा, अलग। देखो मैंने माइनस के साइन के साथ लिखा है, इसका मतलब मिश्रण में से एसीटोन अगर अलग हो गए तो बचा कौन कौन सा, CH3 और अन्य पदार्थ। एसीटोन अलग हो गया तो बचा कौन कौन पदार्थ, CH3OH प्लस अन्य पदार्थ। थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब इस बचे हुए पदार्थ को दोबारा से गर्म करना है, लेकिन बेटा अब इसको गर्म करना है 64.7 डिग्री सी पर। अब 64.7 डिग्री सी पर गर्म करोगे तो होगा क्या, अब CH3OH अलग हो जाएगा। अब CH3OH अलग कैसे होगा ये भी बात कर लेते हैं। ये बेटा भाप बनकर उड़ने लगेगा और बर्तन पर कौन से पदार्थ बचेंगे, अन्य जो भी पदार्थ होंगे वो बर्तन पर बच जाएंगे। CH3OH और अन्य पदार्थों में से आपको 64.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, जिससे मिथाइल एल्कोहल भाप बनके वाष्प बनके उड़ जाएगा और बर्तन पर कौन से पदार्थ बचेंगे, अन्य पदार्थ। वो जो वाष्प बनकर इकट्ठा हुई है वही है मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि इसे प्राप्त किया गया काष्ठ से या लकड़ी के गुटके से, इसलिए इसका नाम रखा गया काष्ठ स्प्रिट या काष्ठ नैफ्था। तो लकड़ी के टुकड़े या पाइरोलिग्नियस एसिड से आप इसको प्राप्त कर पाते हैं। बेटा मैं क्या सोचता हूं कि आप इस सारी विधि को देख लें और इस विधि में जो भी बात आपको लगता है कि सर जी ये वाली बात हमको समझ में नहीं आई, वो वाला हमको बताएं, नहीं तो इसको जल्दी से नोट कर लें। भैया ये इंपॉर्टेंट विधियों में से एक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली विधि है, जल्दी से इसको नोट कर लें। फिलहाल अब बात करते हैं, कहता है मिथाइल एल्कोहल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। बेटा एल्कोहलों का भौतिक गुण अगर आप तैयार कर पाते हो तो एक एल्कोहल के भौतिक गुण लगभग दूसरे एल्कोहल से मिल जाते हैं। ऐसे अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो एल्कोहल के अगर भौतिक गुण थोड़ी ही मात्रा में तैयार कर लें
तो तकरीबन दूसरे तीसरे अल्कोहलों के गुण पता ही हो जाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है मेथनॉल एक रंगहीन विशिष्ट गंध वाला ज्वलनशील द्रव पदार्थ है। ये लाइन सारे के सारे अल्कोहलों के लिए फिट बैठती है जितना आपको पढ़ना है। ये लाइन किन अल्कोहलों के लिए फिट नहीं बैठती है? जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 से अधिक है। लेकिन बेटा ऐसा अल्कोहल पढ़ना भी तो नहीं है हमको, आपको दो ही अल्कोहल पढ़ने हैं, मेथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल। और उन दोनों का ये गुण है कि रंगहीन होते हैं, दोनों विशिष्ट गंध वाले होते हैं, दोनों ज्वलनशील द्रव पदार्थ होते हैं। मेथाइल अल्कोहल भी अत्यंत ज्वलनशील है और एथाइल अल्कोहल भी अत्यंत ज्वलनशील है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जल में घुलनशील है। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि जल में घुलनशील है, लेकिन अगर आप रीजन दे देते हो तो ज्यादा बेटर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेने के कारण जितने भी अल्कोहल होते हैं निम्न अणुभार वाले, 11 से ऊपर कार्बन वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी 11 से कम वाले पर बात करेंगे। सारे के सारे अल्कोहल जल में घुलनशील है। थोड़ा सा और एक बात याद रखेंगे, सबसे ज्यादा अल्कोहलों में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों में कौन सा अल्कोहल जल में ज्यादा घुलनशील है? मिथनॉल। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल मेथनॉल की अपेक्षा कम घुलनशील होता है, सबसे ज्यादा घुलनशील मिथनॉल। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। कहता है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। कार्बनिक विलायकों का मतलब जानते हो? कहता है क्लोरोफॉर्म में ये घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। क्लोरोफॉर्म कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक पदार्थ। कहता है ईथर में ये घुल जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल भी कार्बनिक होता है और ईथर भी कार्बनिक होता है। सेम नेचर के कारण जो मिथनॉल है ये कार्बनिक विलायकों में भी घुल जाता है। एक और नंबर याद रखेंगे, इसका क्वथनांक होता है 64.7। यदि आपकी किताब पर या आपके यहाँ स्कूल में टीचर ने 65 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है तो आप उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर किताबों में 64.7 डिग्री सेल्सियस को 65 डिग्री सेल्सियस ही दिया गया है, तो आप उससे परेशान ना हो। कहता है इसकी प्रकृति विषैली, तो भैया जितने भी अल्कोहल होते हैं सारे के सारे अल्कोहलों की प्रकृति विषैली होती है, एक इसी की बात थोड़ी है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि इसकी प्रकृति विषैली क्यों होती है, क्या कर सकता है ये। पहले नंबर पे मैंने लिखा है कि अंधा कर सकता है व्यक्ति को। क्या मैंने बताया बेटा? ये दृष्टि ग्रंथियों को क्या करता है? उन नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है, उनको डैमेज करता है। डैमेज करने से रेटिना पर, अपने यहाँ आंख में, नेत्र में, रेटिना के पीछे पर्दे पर चित्र तो बनता है, लेकिन उस बने हुए चित्र का सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, इतनी बात जानता हूं कि मानव नेत्र में एक लेंस होता है, सिलेरी मसल्स होती है, और फिर पीछे की ओर एक पर्दा पड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। मनुष्य जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जैसे मैं आपको देखता हूँ या आप मुझे देखते हो या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो सबसे पहले मानव नेत्र का लेंस जो होता है एक फोटो कैप्चर करता है, और उस फोटो का जो इमेज होता है वो बनाता है जाके रेटिना पर। रेटिना पर एक अच्छा पिक्चर ट्यूब लगा रहता है, टेलीविज़न जैसा, मोबाइल जैसा, और जो फोटो वहाँ पर बनकर तैयार होता है रेटिना पर बन तो गया, लेकिन हमें कब पता चलता है कि हमने वस्तु को देखा? जब रेटिना पर बने हुए उस चित्र का सिग्नल भेजा गया हमारे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क ने उसको एनालाइज किया। ऐसा कहते हैं कि जो चित्र बनता है वो तो उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क इतना तेज होता है कि वो उसी फोटो को, उसी वीडियो को कैप्चर करते हुए सीधा कर देता है तुरंत। तो ये एक सारा का सारा काम होता है दिमाग का। तो ये दिमाग की ही उन नसों को क्या करेगा? डैमेज करेगा। कौन डैमेज करेगा? मेथिल अल्कोहल। तो आपका आंख तो सही होगा, नेत्र, लेकिन वो जो सिग्नल भेज रहा है दिमाग पर वो नहीं भेज पाएगा, जिससे आप फोटो आपके रेटिना पर बन तो रहा होगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। और जब समझ नहीं पाओगे तो उसी को तो कहेंगे अंधापन। भाई बनता कुछ भी हो लेकिन समझ में नहीं आएगा, सोचना तो दिमाग से ही है, वही काम नहीं कर रहा इस समय, तो अंधापन आ जाता है। जबकि अदर अल्कोहलों में ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एथनॉल में अंधेपन का कोई भी टेंशन नहीं है। अगले नंबर पर आ जाते हैं। कहता है बेहोशी, हाँ इसको पीने से बेहोशी भी आ सकती है। और लास्ट नंबर पे कहता है अगर अधिक मात्रा में पी ले तो हो सकता है कि व्यक्ति की क्या हो जाए? मृत्यु भी हो जाए। तो इसको, ये तीन इसके भौतिक गुण अपने ढंग से तैयार करके रखने हैं। तो अभी हालांकि इसका मैं अगर देखूं तो रासायनिक गुण इसके अभी भी रह गए हैं, लेकिन रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे और उपयोग को पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।